अमरपुर गांव, जहां सभी गांव वाले पिछले कुछ समय से काफी परेशान थे, क्योंकि गांव में जब भी किसी की शादी की बात चलती तो गांव में कुछ न कुछ अनहोनी हो जाया करती थी। एक रोज सरिता अपनी बेटी चंदा की शादी की बातचीत फाइनल करके बाजार से घर लौट रही होती है। बड़े समय से चंदा के लिए लड़का ढूंढ रही थी। आज सभी गांव वालों का मुंह मीठा करवाती हूँ। बाजार मिठाई लेने ही तो गई थी मैं। सरिता इतना बोलकर आगे की तरफ बढ़ रही थी, तभी वो एक बड़े से पत्थर से टकराती है और गिर पड़ती है और सारी मिठाई के डब्बे वहीं खुलकर बिखर जाते हैं और सरिता के सर पर चोट आ जाती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। चंदा को जब अपनी माँ के बारे में पता चलता है तो चंदा अपनी माँ को देखने अस्पताल पहुँचती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ कोमा में चली गई है। चंदा बेटा, संभाल अपने आप को, तेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे पता नहीं लगा। तेरी शादी की बाद से ही तेरी माँ के साथ ऐसा हुआ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि गांव में पहले भी जिस किसी के घर में शादी की बात चली है उनके घर में अनहोनी तो हुई ही है। यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। तुझे पता है, इसीलिए तो मैं अपने बेटे की शादी की बात नहीं चला रही। न जाने गांव को किसकी बुरी नजर लग गई है। काकी, मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? आखिर उन्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा? ज्यादा समय तो नहीं, लेकिन भगवान की कृपा रही तो सरिता जल्द ही ठीक हो जाएगी। वैसे भी डॉक्टर ने कह दिया है इसे घर पर ही रखना है और दवाई समय पर देते रहना है। गांव में ऐसी अनहोनी पहली बार नहीं हुई थी, बल्कि जिस किसी के घर में शादी की बातचीत चलती उसके घर में या तो किसी की मौत हो जाती या फिर कोई अपाहिज हो जाता या फिर उसके साथ कोई ऐसा हादसा होता जो वो जिंदगी भर भूल नहीं पाता। आखिर ये सब हो क्या रहा था, ये सोचकर गांव वाले परेशान थे। कमलू भाई, क्या बताऊं, कल मेरी माँ ने मेरी शादी की चर्चा कर दी। मेरे शहर वाले चाचा को हार्ट अटैक आ गया, वो तो मरते मरते बचे। तो तू कहना क्या चाहता है कि तेरे चाचा को हार्ट अटैक इसलिए आया क्योंकि गांव में किसी की भी शादी की चर्चा होती है तो उनके परिवार में किसी न किसी पर अनहोनी हो ही जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक समझा तो, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमें इसका पता लगाना होगा, या कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है। तो चाचा का गला दबाने थोड़ी यहाँ से कोई गया होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर गांव में हो क्या रहा है। कहीं ये किसी बुरे साये का असर तो नहीं? गांव के सभी लोग काफी परेशान थे। वहीं सरिता अब खाट पर पड़ी बस आंखें खोले इधर उधर देखती रहती थी और चंदा पूरे दिन घर का काम करती और अपनी माँ की सेवा किया करती। ऐसे ही लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। एक रोज सरिता के हाथों में हलचल देखकर चंदा अपनी माँ के पास पहुँचती है, लेकिन सरिता अपनी बेटी से कुछ कह नहीं पाती। हालांकि चंदा के पीछे सरिता गांव की ही सीमा को देख पा रही थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। वो चुड़ैल के रूप में चंदा के पीछे खड़ी थी। सीमा यहाँ क्यों आई है? क्या ये सब सीमा ने किया है? और सीमा ये सब क्यों कर रही है? माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? बोलने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आखिर सीमा यहाँ क्यों आई है और वो क्या चाहती है? मैं चंदा को कुछ बता भी नहीं पा रही, क्योंकि मैं तो बोल भी नहीं सकती। बस मेरा दिमाग चल रहा है। मेरी आंखें सब कुछ देख सकती है, पर मैं अपने शरीर को ठीक से हिला भी नहीं सकती। मैं सभी गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। जिन्होंने मुझे मारा मैं सबको मार डालूंगी और इस गांव में अब शादी कभी नहीं होगी। सीमा अमरपुर गांव में ही रहती थी और सरिता की पड़ोसन थी, लेकिन कुछ समय पहले सीमा का नाम गांव के ही एक लड़के के साथ जुड़ता है। सीमा का एक भाई था और वो भाई गांव वालों के साथ मिलकर अपनी बहन को मारकर कुएं में डलवा देता है, क्योंकि उसकी इज्जत पर बात आ रही थी। अब देर रात कमलू और राजेश जिस कुएं के पास बैठे पी रहे थे, उसी में कभी सीमा को मारकर डाल दिया गया था, जिससे गांव वाले बिल्कुल अनजान थे। देख भाई, आज हम दोनों ने ज्यादा पी ली है, चल घर चलते हैं। रात भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन मुझे तू दो नजर आ रहा है, एक तो तू और एक तेरी माशूका। लेकिन
तुझे तो कोई भाव ही नहीं देता, फिर तेरे पीछे लड़की कौन है? कुछ भी बकवास कर रहा है। अभी मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरे अंदर में और मेरी पत्नी कहाँ से दिख सकती है तुझे? देख भाई, मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ तेरे पीछे एक लड़की है, लेकिन उसका चेहरा बड़ा डरावना है। विश्वास नहीं होता तो मुड़कर देख ले। अब जैसे ही राजेश पीछे घूमकर देखता है, उसे भी चुड़ैल नजर आती है। दोनों ही उस चुड़ैल को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि दोनों ने बहुत ज्यादा पी रखी थी। सही कह रहा है भाई, ये तो लड़की ही है, लेकिन इसका चेहरा थोड़ा डरावना है। लगता है रात के मुताबिक अपना मुखौटा लगाकर घूम रही है। ए लड़की, कौन है तू? तुम दोनों को मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं इस गांव को तबाह कर दूंगी। गांव में जब तक मैं हूँ तब तक किसी की शादी नहीं होगी, और शादी हुई भी तो उस घर में मौतें होंगी, लेकिन मैं किसी की शादी नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल गायब हो जाती है। अब कमलू राजेश को देखता हुआ हाथ में दारू की बोतल लिए हिलता हुआ राजेश के कंधे पर हाथ डालता है और राजेश से कहता है, मुझे लगता है ये तेरी बुआ है, तभी तो ये कह रही है कि गांव में किसी की भी शादी नहीं होने देगी। वैसे तेरी बुआ कितनी बुरी है, गांव वालों की शादी नहीं होने देना चाहती। अब अगले दिन सुबह जब दोनों की नींद खुलती है, उन्हें रात की बातें धीरे धीरे याद आने लगती हैं। इधर सरिता भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी और एक रोज देर शाम सरिता अपने खाट पर उठकर बैठ जाती है। ये देखकर चंदा अपनी माँ को गले लगाकर खुशी से कहती है, माँ आप ठीक हो गई? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने भगवान से आपके ठीक होने की बहुत मन्नतें मांगी हैं। अब मैं आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अभी मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना है। रज्जो कहाँ है? रज्जो को बुलाकर लेकर आ। माँ आप ठीक तो हैं? आपने तो मेरे बारे में कुछ पूछा ही नहीं और आप तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहती हैं। आखिर क्यों? ऐसी क्या बात है? गांव और गांव के लोग खतरे में हैं। सीमा सबको मार डालेगी। लेकिन माँ, सीमा को मरे हुए तो सालों बीत गए हैं। आपको सीमा कहाँ नजर आ रही है? सरिता अब ठीक होते ही तांत्रिक बाबा के पास अपनी पड़ोसन रज्जो के साथ पहुँचती है और तांत्रिक बाबा को अपना सारा हाल बता देती है। अब देर रात ही तांत्रिक बाबा भी कमंडल में जल लिए मंत्र के साथ पूरे गांव में जल छिड़क रहा होता है। सभी तांत्रिक बाबा को देख रहे होते हैं। देख सरिता, मैंने तुझ पर विश्वास किया है। मुझे अभी भी नहीं लगता कि तेरी दिमागी हालत ठीक है, क्योंकि सीमा तुझे कैसे दिख सकती है? रज्जो ये बोल ही रही होती है कि तभी सीमा, जो कि अब चुड़ैल बन चुकी थी, वो सभी गांव वालों के सामने प्रकट हो जाती है। गांव वाले भी सीमा को देखकर हैरान रह जाते हैं और सबसे ज्यादा अगर कोई हैरान होता है तो वो था राजेश, क्योंकि राजेश ही सीमा का भाई था जिसने सीमा को मौत के घाट उतार दिया था। मैं सबको मार डालूंगी। मैं अपना बदला लेने आई हूँ और अपना बदला पूरा करके ही मैं यहाँ से जाऊंगी। लेकिन इससे पहले राजेश को गांव वालों को सच बताना होगा। कैसा सच? किस सच की बात कर रही है? तू तो हमारे लिए तभी मर गई जब तू घर से भागी थी। सच बोलता है या जान से मार दूं? अगर तू मेरा भाई ना होता तो मैं अब तक तुझे मार चुकी होती। मैंने ही सीमा का गला घोटकर उसे गांव वाले कुएं में डाल दिया था, क्योंकि मुझे पता था ये घर से भाग जाने का प्लान बना रही है। मैं भागने का प्लान नहीं बना रही थी, बल्कि मैं तो अपनी दोस्त को समझा रही थी जो उस कमलू के साथ भागना चाहती थी। और मैं जिसे प्यार करती थी उसे तो मैं आपकी इज्जत के लिए कब का छोड़ चुकी थी। गांव वाले जब राजेश का सच जानते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। राजेश ने अपनी ही बहन को मारकर कुएं में डाल दिया था और वो आज तक गांव वालों की नजरों में अच्छा बनता रहा। गांव वाले भी सारा सच सामने आने के बाद राजेश को पुलिस के हवाले कर देते हैं और सीमा की आत्मा की शांति के लिए हवन करवाया जाता है। कुएं से उसके कंकाल को निकालकर उसे जलाया जाता है और उसकी अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। तब जाकर कुंवारी सीमा की आत्मा को मुक्ति मिलती है, जो गांव में किसी की भी शादी नहीं होने दे रही थी।